कि इस बार विपक्ष उतना मजबूत हो गया है कि सरकार से वो सवाल कर सके। कि सदन से बाहर जा करके बैठना उससे अच्छा है कि आप चिल्लाओ कुछ भी करो, सदन के अंदर तो हो। तो विपक्ष के दबाव का कंस्ट्रक्टिव हमें एक रिजल्ट दिख रहा है, तो ये अच्छा है। मजबूत विपक्ष तो अच्छी बात है। विपक्ष के सभी नेता जो बात रख रहे हैं वो अपने अपने एंगल से रख रहे हैं। कहीं भी विपक्ष किसी एक इशू पे एक साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी से वो कांग्रेस मुक्त भारत शब्द फिलहाल हट गया होगा। सरकार 5 साल चलती नहीं चलती मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि संसद 5 साल अच्छी तरीके से चले। गठबंधन और चुनाव का प्रभाव हर बात पर दिखाई दे रहा है, बजट पर भी दिखाई दिया। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खबरों के खिलाड़ी मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जो लगातार चर्चा में है। देखिए, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, बजट सत्र है, बजट को लेकर तो चर्चा हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि इस बार संसद के सत्र में विपक्ष सरकार पर लगातार हावी नजर आ रहा है। पहला सत्र जब शुरू हुआ था सरकार बनने के बाद बहुत छोटा सत्र था, अब ये सत्र बड़ा सत्र है, लेकिन शुरुआती दौर से ही बजट पेश होने के बाद से ही लगातार विपक्ष के नेता सरकार पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, तमाम सवाल कर रहे हैं। क्या सरकार के लिए मुसीबत बढ़ गई है इस बार, खास करके बीजेपी की? जिस तरीके से 4 जून को नतीजे आए उसके बाद बीजेपी खुद बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। गठबंधन की सरकार तो जरूर है, लेकिन उसके बाद क्या इसका दबाव बीजेपी के ऊपर, सरकार के ऊपर ज़्यादा है? और जो परिस्थितियां बन रही हैं, और बार बार पहले भी जो हम चर्चा करते रहे कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, कि इस बार विपक्ष उतना मजबूत हो गया है कि सरकार से वो सवाल कर सके और वो तमाम जो एक चेक एंड बैलेंस होता है वो मेंटेन कर सके विपक्ष, ये समझना बहुत अहम जरूरी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी खबरों के खिलाड़ी मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं, जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ, अमर उजाला डिजिटल के संपादक हैं, हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी मौजूद हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। पूर्णिमा जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। मैम, बड़ा अहम है समझना इस बार का सत्र, क्योंकि पहले सत्र को लेकर के भी हम लोगों ने बहुत चर्चा की थी कि छोटा सत्र है, तमाम बातें हुई, नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का भाषण भी हुआ, लेकिन इस सत्र को अगर हम गौर से देखें, बजट आया, बजट के बाद से जिस तरीके से लगातार विपक्ष के तमाम नेता, वो चाहे विपक्ष के किसी भी पार्टी के नेता हो, जिस तरीके से सरकार पर हमलावर है, इसको मैं उस तरीके से जोड़ रहा हूं कि पहले भी हम ये देखते रहे कि विपक्ष को लेकर बार बार बात होती रही, विपक्ष उतना मजबूत नहीं है। तो क्या वो मजबूती आ गई है कि अब सरकार पर विपक्ष का दबाव पूरी तरीके से दिख रहा है लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर? नहीं आदर्श जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। विपक्ष तो सरकार को पहले दिन से ही घेरने में लगा हुआ है। वो चाहे छोटा सत्र था पिछला वाला, उसमें भी हमने वही रवैया देखा, और इस सत्र में भी बजट के साथ साथ जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो ये हम उम्मीद भी कर रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद 10 साल के बाद लिटरली एक हाउस में नंबर इनकी सब्सटेंशियल नंबर में ये आए हैं चुन के, तो मोरल तो हाई होना इनका लाजमी है। दूसरे मुद्दे भी मिल जा रहे हैं, मुद्दे भी ऐसे इनके हाथ में आ जा रहे हैं सरकार की कुछ वजहों की वजह से, कि इनको मौका मिल जा रहा है सरकार पे आरोप लगाने का, अपनी बात जोर शोर से उठाने का। तो संख्या भी पूरी अच्छी खासी है, तो इनको ओवर पावर करना या आउट शाउट करना भी अभी सत्ता पक्ष के लिए संभव नहीं है। तो ये हमें जो दिख रहा है, ठीक है, ये विपक्ष बहुत मजबूत है, डेमोक्रेसी की ये बहुत बड़ी ज़रूरत होती है कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए, जिसकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। लेकिन शुरू से ही जो दिख रहे हैं तेवर, और विपक्ष तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मोदी सरकार आज गई कल गई, ये लग रहा है जैसे अंदर से सबको यही उम्मीद है कि किसी भी दिन वो सरकार गिर जाएगी और हम सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो वो अपना अपना जो पोजीशनिंग होती है वो क्लियर शायद कर रहे हैं। तो एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग टग ऑफ वॉर चल रहा है, और इसकी परिणति कहाँ होगी हमने बजट के साथ देख लिया कि जब जैसे ही बिहार और आंध्र के लिए उन्होंने पैकेज अनाउंस किया, वो सारी की सारी राजनीतिक जो पार्टियां थी वो हावी हो गई कि बाकी किसी स्टेट का नाम नहीं लिया गया, कहीं पे कोई एलोकेशन बजट में नहीं अनाउंस किया गया। तो ये तो चलेगा, ये चलेगा, और अब हमें यही देखना है कि सरकार उसको कैसे बैलेंस करती है, क्योंकि सरकार अभी डिफेंसिव में दिख रही है। जितनी मजबूती से हम उम्मीद कर रहे थे कि सरकार जवाब दे सकेगी, उतनी मजबूती दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं किस वजह से वो होल्ड बैक कर रहे हैं अपने आप को। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा, लिटरली एकदम मारापीटी की नौबत आ गई थी लोकसभा में, और स्पीकर को इंटरवीन करना पड़ा, बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने सबको फटकार भी लगाई। तो सरकार थोड़ी सी डिफेंसिव में दिख रही है, विपक्ष बहुत अच्छी तरह से हावी हो रहा है। देखना है 5 साल ये सिलसिला कैसे चलता है, या चल भी पाता है या नहीं। ये बात है, लेकिन आपने देखिए लास्ट में सवाल खड़ा कर दिया, 5 साल ये सिलसिला चल भी पाता है या नहीं। रामकृपाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उस पर तो हम आएंगे, आगे बात करेंगे, लेकिन बड़ा है हमें समझना, क्योंकि जब ये सत्र शुरू हुआ था, जब पीएम मोदी मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का गला घोटने की कोशिश हुई। ये अगर हम बीजेपी का जो स्टाइल रहा है पिछले 10 साल का, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल जो रहा है, ये इससे इतर बयान था।
क्योंकि वो सामने आकर सीधे तौर पर एक टकराव वाला मोड या ये कहें कि सीधा जवाब देने वाला मोड रहता है। लेकिन इस बार लोकतंत्र के लिए तो बहुत अच्छा है, विपक्ष हमारा मजबूत हुआ, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से दबाव बना रहा है, क्या डिफेंसिव वाकई बीजेपी है? अगर डिफेंसिव है तो ये पूरे गुणा गणित के बाद, ये पैकेज वैकेज बांटने के बाद भी ये दबाव बीजेपी अपने ऊपर महसूस कर रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए, जब ऑब्जेक्टिव कंडीशंस बदल जाती हैं तो रिएक्शंस भी बदलते हैं, बाकी सिचुएशंस भी सारी बदल जाती हैं। अब आप देखिए, इस समय अगर मैं बहुत ठेठ में कहूँ, देखिए ऐसा नहीं है विपक्ष कभी भी सत्ता पक्ष के समर्थन में नहीं रहता है, वो अलग बात है जब वो कमज़ोर है। ऐसे ही है कि जैसे 100 केजी का एक बंदा, उसका वज़न 25 किलो घट गया, वो 75 किलो का हो गया, और जो 25 किलो का था उसका वज़न 20 किलो बढ़ गया, वो 45 किलो का हो गया। तो अब वो मॉस्क्यूटो वेट वाला, हालांकि तब भी मॉस्क्यूटो वेट ही है वो, लेकिन उसको लगता है कि अब जैसे हम बढ़े हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं। तो सिचुएशन अगर मैं कहूँ कि पहले क्या था, 2014 से लेकर के विपक्ष बहुत ही बुरी हालत में था। इस देश की एक राष्ट्रीय पार्टी जो 2013 में सत्ता में थी, वो अचानक से 42 और 40 सीटों पर आ जाए तो ऑब्वियस है कि मॉरल नहीं होता है। और उसके बाद फिर 55 सीटें या 52 सीटें, दोनों चुनावों में स्थितियां अलग थी। अब क्या है कि अब आज की तारीख में मैं कहूं कि भारत की राजनीति में दो ग्रुप हैं। एक है कुर्सी पाओ, उसको लग रहा है कि मिल सकती है। दूसरा ग्रुप जो है कुर्सी बचाओ। तो पाओ और बचाओ, ये दो चीज़ें चल रही हैं। कुर्सी दौड़ है, यानी चांसेस कुछ लग रहे हैं। अब वो होगा क्या, ये छोड़ दीजिए। तो ऑब्वियस है कि पाओ वाला एग्रेसिव होगा और बचाओ वाला थोड़ा डिफेंसिव होगा, क्योंकि उसको बचाना है, उसको खोना है, और जिसको जो उससे के सामने उससे संघर्ष में है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाना ही पाना है। तो ये चलता रहेगा। मैं कोई भावी तस्वीर अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप देखिए एक एक स्टेप। आप बजट के एक दिन पहले देखिए, लालू जी को ये बड़ी प्रसन्नता थी कि बिहार को दर्जा मिलेगा नहीं, और नीतीश जी जो है बहुत मौका, तो उन्होंने कहा था ना गिरने वाली है, बस गिर जाएगी। और अगले दिन पता चला कि संसद में आंध्रा और बिहार ऐसे छाए, और उसके बाद जिसके भरोसे वो सोच रहे थे कि गिरा देगा, वो अगले दिन मोदी जी की तारीफ में लिख रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा काम किया आपने। तो ये आशा और फिर निराशा, ये दोनों तरफ चलती रहेगी। तो निश्चित तौर पर विपक्ष चूँकि मजबूत हुआ है, और ये अच्छा है। मैं तो इसको इसलिए अच्छा कह रहा हूँ कि सदन से बाहर जा कर के बैठना उससे अच्छा है कि आप चिल्लाओ, कुछ भी करो, सदन के अंदर तो हो। इस बहाने मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी एक बात हो रही है कि बायकाट, सिवाय उस दिन मोदी के भाषण के जो चले गए थे, आप देखिए संसद की कार्रवाई चल रही है, और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। जी, ये बहुत अहम बात कह रहे हैं। जाहिर सी बात है लोकतंत्र के लिए अच्छा है, और हम सब लगातार बहुत बार और कई सालों में इस बारे में चर्चा हुई कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए। विनोद सर, बड़ा अहम बात है जिस तरीके से पूरा सत्र चल रहा है, विपक्ष खूब दबाव बना रहा है, हो हल्ला हंगामा कर रहा है, सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सिर्फ हंगामा या वो एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी आगे हो पाएंगी जो हम चाहते थे? जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि विपक्ष मजबूत होगा तो ये चीज़ें होंगी, या इस तरह का दबाव बनेगा, या इस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, वो अभी रणनीति में है या होगा, कैसे देख रहे हैं इसको? जैसे रामगोपाल जी ने कहा कि संसद चल रही है, तो ये तो कंस्ट्रक्टिव है। हाँ, बजट पर चर्चा हो रही है, विपक्ष अपनी बात कर रहा है, सत्ता पक्ष अपनी बात कर रहा है, तो कम से कम एक काम तो ये हो रहा है ना। पिछला बजट आप याद करिए कैसे पास हुआ था, एब्सेंस में पास हुआ था। कितने सारे बिल जो है बिना विपक्ष की सांसदों की जो सस्पेंडेड थे, 150 से ज़्यादा सांसद तब पास हुए थे, पारित हुए थे। अब अभी वो स्थिति तो नहीं है। कम से कम एक बजट जो सबसे महत्वपूर्ण काम है सरकार का, वो बहस के साथ पारित हो रहा है, जो अच्छी बात है। कुछ सुझाव आएंगे, कुछ संशोधन आएंगे, कुछ कट मोशन होंगे, कुछ होंगे, लेकिन सरकार कुछ मानेगी नहीं मानेगी, कुछ कमिटीज हो जाएंगे, लेकिन कम से कम जो संसद की कार्यवाही वो चल रही है। जहाँ हंगामे की बात है तो थोड़े बहुत हंगामे तो हमेशा होते रहते हैं। अब वो जो रवनीत बिट्टू और उनके बीच में, चन्नी के बीच में हुआ, इस तरह के दृश्य पहले भी बहुत हमने देखे हैं। वो प्रभुनाथ सिंह खड़े हो गए और पता लगा वो भराना उनके बीच में शुरू हो गया था। कई ये मतलब आज की नहीं है, बहुत जमाने से है। रामगोपाल जी तो हमसे भी पुराने हैं। वो
राजनारायण जी तो फैल जाते थे, उसके बाद उनको मार्शल उठा के ले जाते थे। तो ये सब चीज़ें कोई नई बात नहीं है, लेकिन वैसे दृश्य नहीं हो रहे हैं जो पहले होते एकदम पूरा का पूरा सदन खाली हो गया। तो कम से कम ये एक संतोष की बात है। और शायद सरकार भी जो नंबर विपक्ष का बढ़ा है, देखिए 2014 में विपक्ष का मनोबल टूटा हुआ था। जो सत्ता पक्ष था वो विपक्ष बना था और बुरी तरह बना हारा था, जैसा कि 44 सीटें उनकी आई थी, तो इसलिए वो मनोबल टूटा हुआ था। जब मुख्य पार्टी का मनोबल टूटा होता है तो जो सहयोगी जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उनका भी मनोबल कुछ ज़्यादा होता नहीं है। उसके बाद 2019 में बड़ी उम्मीद थी, अब विपक्षी दलों को गठबंधन उस तरह से नहीं बना था, लेकिन ये था कि शायद बीजेपी को गिरा देंगे या कमज़ोर कर देंगे, लेकिन वो ज़्यादा और सीटें बढ़ गई उसकी, 283 से 303 हो गई, एनडीए 354 हो गया, तो जो मनोबल थोड़ा बहुत बढ़ रहा था वो और टूट गया। तो ये तो इस बार मनोबल बढ़ा हुआ है विपक्ष का, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ी है। और जैसा कि रामपाल जी ने कहा कि कुर्सी पाओ कुर्सी बचाओ के बीच में रस्सा कसी है, जो खेल नहीं होता रस्सा, तो वो रस्सा कसी है। तो जो बचाने वाला होता है वो चारों ओर से घेर लेता है कि जाने न पावे कहीं, और जो पाने वाला होता है वो मौका देखता है कहाँ से घुस के खींच ले। तो अभी वो स्थिति है। ये लालू जी ने वो चिट्ठी लिख दी और ये उम्मीद कर रहा है कल सरकार गिर जाएगी, ये मुझे लगता है बहुत हवाई उम्मीद होगी, जिसके अंदर भी होगी। जब सरकार बनी है तो सहयोगी दलों के साथ कोई आपसी सहमति के साथ बनी है, और ये हम सब मान रहे थे इस बात को कि कुछ न कुछ बिहार और आंध्र प्रदेश को मिलेगा। विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिलेगा, संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा मिलेगा जिससे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार संतुष्ट होंगे। और बिहार में खाली नीतीश कुमार ही नहीं है, 5 सांसदों के साथ चिराग पासवान भी हैं, अकेले मांझी साहब भी हैं, तो करीब 18 सांसद हैं जिनके जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, और आंध्र प्रदेश के 16 सांसद हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार भी अगर दबाव में आई है और विपक्ष को मौका दे रही है, स्पीकर साहब भी सस्पेंड नहीं कर रहे हैं उस तरह से, जैसे पिछली बार जरा सा कुछ भी होता था तो तुरंत सस्पेंड, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। इस बार कम से कम अभी तक इस सत्र में ना राज्यसभा से कोई सस्पेंड हुआ, ना लोकसभा से कोई सस्पेंड हुआ, हंगामा होकर। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिससे लगता है कि जिस तरह संसद चलनी चाहिए उस तरह चल रही है। तो मैं तो सरकार 5 साल चलती नहीं चलती मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि संसद 5 साल अच्छी तरीके से चले, कामकाज हो। अगर बीजेपी और एनडीए गठबंधन सरकार चलती है तो वो चले, अगर मान लीजिए कुछ उनके अंतर्विरोध से कुछ ऐसी नौबत आती है कि सरकार गिरती है तो जो बने वो चले, लेकिन संसद चले और संसद ढंग से चले, और देश के लिए जो अच्छे काम हो वो हो। और जहां सरकार मनमानी करने की कोशिश करे, विपक्ष उस पर अंकुश लगाए संवैधानिक तरीके से। बात है देखिए सर, कुछ कंस्ट्रक्टिव भी होगा क्या विपक्ष के इस आक्रामक तेवर से, तो वो तो दिख रहा है, कंस्ट्रक्टिव होता दिख रहा है। 2 चीज़ों का मैं उदाहरण दूंगी, अग्निवीर योजना को ले लीजिए और जो शोर शराबा इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पे मचाया, तो हमें दिखा कि उस समय बेशक पिछले सदन में विपक्ष कमजोर था, इस बार मजबूत है, लेकिन उस अनएम्प्लॉयमेंट वाले मुद्दे पर सरकार का ध्यान गया है। वो इंटर्नशिप की जो योजना है और जो पहली नौकरी की सैलरी देने की बात है, तो सरकार ने उस पर ध्यान दिया है और सुन रही है। दूसरा, अग्निवीर जो इनके ओरिजिनल अग्निवीर की योजना थी, उसमें कहीं पे नहीं था कि जिनको निकाला जाएगा उनको कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। इस बार अब धीरे धीरे वो फेजेस में अनाउंस हो रहा है कि पहला मिलिट्री फोर्सेस में हो जाएंगे, आर्म फोर्सेस में यहाँ हो जाएंगे, राज्य सरकारें अपने यहाँ करेंगी। तो विपक्ष के दबाव का कंस्ट्रक्टिव हमें एक रिजल्ट दिख रहा है, तो ये अच्छा है। मजबूत विपक्ष तो अच्छी बात है। नहीं उसका एक असर हमारी बहस में भी दिख रहा है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, और दिखना भी चाहिए सर, क्योंकि पहले भी बहुत सारी बहस हम लोग कर चुके हैं। बहस कर रहे हैं। राकेश सर, क्या सरकार अपनी रणनीति बदलेगी जिस तरह की परिस्थिति दिख रही है अभी? आगे क्या होगा, जिस तरीके से तमाम हमारे आप सब लोग बोल रहे हैं, पर रणनीति में कुछ बदलाव होगा, या जिस तरीके से वो बीजेपी का जो एक एसओपी रहा है काम करने का सदन के भीतर, वो फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। उसको लेकर बार बार सवाल हो रहे हैं कि दबाव बहुत ज़्यादा है, दबाव बहुत ज़्यादा है, और ये दबाव विपक्ष बताने की भी कोशिश कर रहा है कि सरकार हमारे दबाव में। मुझे तो नहीं दिख रहा कि मोदी जी, सरकार का मतलब मोदी जी के व्यवहार में और उनके कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन आएगा। आपातकाल को हत्यारा दिवस घोषित करने का निर्णय साफ कर देता है कि जैसे वो 10 साल चले वैसे वो अगले 5 साल भी चलेंगे। और उन्होंने दूसरा, जो संघ पे लगा हुआ बैन हटाने का निर्णय लिया गया, वो भी ये जता रहा है कि जैसे वो 10 साल चले वैसे वो 5 साल चलेंगे। जहाँ तक विपक्ष की एकजुटता की बात है, तो पिछले सत्र में भी कहीं ना कहीं एक बिखराव दिखा है, और अभी भी विपक्ष के सभी नेता जो बात रख रहे हैं वो अपने अपने एंगल से रख रहे हैं। कहीं भी विपक्ष किसी एक इशू पे एक साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो जब तक विपक्ष एक साथ खड़ा नहीं दिखेगा तब तक सरकार पे दबाव की स्थितियां नहीं दिख सकती। पिछले सत्र में आप देखिए कि जगन रेड्डी की पार्टी अलग हो गई थी,
अभी ममता बनर्जी अलग रूप से चल रही। ममता बनर्जी शुरू से लेकर अभी तक कहीं भी ये दिखाने का या जताने का प्रयास नहीं की कि वो कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर रही हैं। तो ऐसे में विपक्ष की एकजुटता, ये सच्चाई है कि यदि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच में संतुलन होना आवश्यक है, और इस बार कहीं ना कहीं एक संतुलन है। सत्ता पक्ष को भी पर्याप्त संख्या नहीं मिली, विपक्ष को पर्याप्त संख्या मिल गई है। तो ये सच्चाई है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में एक संतुलन कायम हुआ है, लेकिन वो संतुलन सत्ता पक्ष पे तब भारी पड़ेगा जब विपक्ष में एकजुटता होगी। और अभी जो स्थितियां सामने आ रही हैं उसमें किसी भी मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं है। सभी विपक्ष का अपना अपना मुद्दा है, उनके अपने अपने स्टेट का एंगल है, और कोई भी विपक्ष का दल ये जताने का प्रयास नहीं कर रहा कि वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर चल रहे हैं या कहीं ना कहीं वो किसी का नेतृत्व मानने को तैयार है। कांग्रेस जैसे बड़े दल के साथ होते हुए भी वो उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे, और इसीलिए उसका एक बड़ा कारण ये भी दिख रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जब राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो ये प्रदर्शन तैयार किया गया कि राहुल गांधी संपूर्ण इंडिया गठबंधन के विपक्ष के नेता होंगे, और अब जो दूसरे क्षेत्रीय दल है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, इस पर मैं आने वाला था लेकिन इस पर आगे आऊँगा। समीर सर, बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है, जो बात राकेश सर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष में जो आपसी फूट है, क्योंकि अभी नीति आयोग की बैठक को ले ले, संयुक्त विपक्ष ने तो फैसला किया था ना कि भाई हम नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे, लेकिन अब ममता बनर्जी ने अलग राह ले ली, हेमंत सोरेन ने अलग राह ले ली, और सदन में भी लगभग यही तस्वीर दिख रही है। हाँ ठीक है, विपक्ष बाहर आकर सब एक साथ खड़े होकर बढ़िया बयानबाजी कर ले रहे हैं, सदन के अंदर हो हंगामा हो जा रहा है, लेकिन वो एकजुटता वाकई नहीं है, और इसका इसी को लेकर बीजेपी आश्वस्त है या सरकार आश्वस्त है? देखिए, सरकार विपक्षी एकता से बहुत ज्यादा परेशान नहीं है। सरकार अगर परेशान होगी, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है वो जिस बात से परेशान है या चिंता है वो ये कांग्रेस का फिर से पुनर्जन्म हो जाना, कांग्रेस का 99 सीटों पे पहुंच जाना। भारतीय जनता पार्टी जानते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में ही जो कुछ कर सकती है, अखिलेश यादव जो कुछ करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर ही करेंगे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जो पूरे देश के अंदर जिंदा हो सकती है। जो जिस तरीके से 2024 का परिणाम आया तो उसने 3 चीजों को, जो पिछले अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 कार्यकालों से देखो कांग्रेस परेशान होती थी या कांग्रेस को चुपते थे, उसका जवाब दे दिया। एक तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बहुत गंभीरता से लेती नहीं थी, उसका जवाब इस बार मिल गया है कि कांग्रेस को गंभीरता से लेना पड़ेगा। दूसरा ये था कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से लेती नहीं थी, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को गंभीरता से लेते नहीं थे। अब भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को राहुल गांधी को गंभीरता से लेना पड़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस की सीटें और राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए, और तीसरी ये जो बात थी कि क्या कांग्रेस सर्वाइव कर पाएगी अपने तीसरे टर्म के बाद, तो मुझे लग रहा है कि एक वो उसका जवाब भी आ गया कि कांग्रेस अब सर्वाइव करने की स्थिति में आ सकती है, फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। जो बार बार कहा जाता था कि कांग्रेस मुक्त भारत, मुझे लग रहा है कि अब वो शायद भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी से वो कांग्रेस मुक्त भारत शब्द फिलहाल हट गया होगा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये नहीं बोलेगी कांग्रेस मुक्त भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस को इस बार समर्थन मिला है, सीटें मिली है, देखिए आज अगर 2024 में अगर कांग्रेस 99 सीटों पर पहुंच सकती है और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों में इतना काम करने के बाद 10 साल प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रियता के शिखर पर थे, इतना बेहतर काम करने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आ सकती है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात महसूस हो रही है कि हो सकता है कि अगर हम इतना काम करने के बाद अगली बार 200 से कम भी रह सकते हैं और कांग्रेस 150 से ज़्यादा भी जा सकती है। तो 2029 की चिंता भी भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए 5 साल सरकार चलाने की चिंता नहीं है, ये चिंता भी है कि 2029 में राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के रूप में उभर कर ना आ जाए 5 साल में विपक्ष के नेता के रूप में। और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जिस तरीके से वो अपना प्रश्न उठा रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब वो एक पूर्णकालीन नेता के रूप में अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं। संसद में एक अच्छी स्पीच दे रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, चुनाव के बाद विदेश नहीं गए। हाँ, विदेश नहीं गए। और जिस तरीके से वो मतलब बड़ा 4 दिन के ऊपर यही लगता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी कल वो गए थे एक मोची के पास चले गए, ठीक है, उनके तरीका है, कभी किसी से मिलते कभी किसी से मिलते, तो ये बताने की कोशिश, मतलब राहुल गांधी की जो छवि बनी थी उस छवि से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मैंडेट मिला है कांग्रेस को, जो समर्थन मिला है 99 सीटों का, ये बताता है कि राहुल गांधी में एक वर्ग का समर्थन बड़ा है। तो राहुल गांधी अब इसे एक बड़े रूप में ले जाने की कोशिश करेंगे 2029 में, जब 2029 में प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में नहीं रहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी खुद 80 साल के हो जाएंगे। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी उस विचार से भी गुजर रही होगी। कई नाम चल रहे होंगे,
कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष की तरफ राहुल गांधी निर्विवाद नेता रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनेगी तो राहुल गांधी को बहुत बड़ी चुनौती किसी पार्टी से मिलने की संभावना कम है। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी अपना भविष्य 2029 के अंदर देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि अगर विपक्ष इसी तरह से एकजुट रहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट रहता है, राहुल गांधी बेहतर मुद्दे 5 साल उठाते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो 2029 में राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने पेश हो सकते हैं। यह सरकार के लिए चिंता की बात है। चिंता की बात तो है, लेकिन इसमें एक बात और है सर, समझना ये होगा, जिस तरीके से राकेश सर भी कह रहे थे, विपक्ष जदीप सर संयुक्त होता दिख तो रहा है, लेकिन राहुल गांधी की जब बात आती है, राहुल गांधी एलओपी बन जाते हैं, अब ममता बनर्जी हो, हेमंत सोरेन हो, अखिलेश यादव जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बयानबाजी करते हैं, एक नेता के तौर पर राहुल गांधी की स्वीकार्यता सदन के अंदर विपक्ष के नेता के तौर पर, मैं विपक्षी दलों की बात कर रहा हूँ, अभी तो बीजेपी की बात नहीं कर रहा, वो उतनी हो गई है या अभी उसको वक्त लगेगा, या उसके लिए अभी और कुछ करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को? बहुत वक्त लगेगा। आपका जो सवाल है उसका सीधा जवाब ये है कि बहुत वक्त लगेगा, लेकिन सही राह पे चल पड़ो तो मंजिल कभी ना कभी तो आती ही है। फिलहाल गलतियों से सबक लिया है। और हम जब बात कर रहे थे कि ये वाला जो संसद सत्र है इसमें किस तरह से संख्या बल का असर दिखाई दे रहा है, दरअसल आदर्श ये कुछ भी संसद में परिलक्षित या प्रतिबिंबित हो रहा है, जो रिफ्लेक्शन है ये उन सारी घटनाओं का है जो पिछले 1.5-2 महीने में भारत में हुई और उसके पहले के 2 महीने चुनाव के। जैसे भारत की राजनीति में और पूरे इतिहास में कई निर्णायक मोड़ आए हैं, वैसे ही मैं हमेशा मानता हूं कि ये जो चुनाव थे ये भारत के इतिहास में बहुत ही निर्णायक हैं। इन चुनावों ने बहुत कुछ बदला है और उस बदलाव का असर छोटा नहीं है। आने वाले कई वर्षों तक उस बदलाव का असर भारत के समाज में और भारत की राजनीति में दिखाई देने वाला है। कई नैरेटिव ध्वस्त हुए और कई नैरेटिव बिल्ड हुए। एक ताले को खोलने की चाबी विपक्ष ढूंढ रहा था कि कैसे भी ब्रांड मोदी को और भाजपा के उस इतने विराट स्वरूप को कहां से सेंध लगाकर हटाया जाए। तो उनको वो जाति और संविधान में जो आरक्षण वाली बात थी वो चाबी मिल गई। उस चाबी ने ऐसे ताले खोले हैं कि अब उसकी वजह से वापस से भारत की राजनीति एक अलग दिशा में मुड़ गई है और उसके ही सारे स्वर मुखरित होकर हमको संसद में सुनाई दे रहे हैं। हम केवल अगर उसके रिफ्लेक्शन पे जाएंगे तो उसके तह को नहीं पकड़ पाएंगे। ये सारा वहीं से आया है। अगर बिल्कुल सही कह रही थी पूर्णिमा जी, सरकार ने सबक लिया है कि केवल आवाज़ों को नज़रअंदाज करने से वो सत्ता में नहीं बने रहेंगे, केवल मंदिर की वजह से वोट नहीं मिल पाए हैं, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। ये जो बजट था, बजट वाले दिन भी आप साथ में बैठे थे, आपने ही पूछा, मैंने कहा था कि इस बजट में 2 ही चीज़ें, और अगले दिन हमने जितना भी विश्लेषण देखा वही आया था, 2 ही चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है कि गठबंधन की सरकार है और चुनाव का प्रभाव है। पिछले जो पहला सत्र था, शुरुआती सत्र नई सरकार बनने का, उसमें भी हमने कहा था कि ये चुनाव का प्रभाव खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव चल रहे हैं, संसद के भीतर भी चुनाव चल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा था। अब उससे जाकर गठबंधन और चुनाव का प्रभाव हर बात पर दिखाई दे रहा है। बजट पर भी दिखाई दिया। चुनाव का प्रभाव खत्म हुआ नहीं है, नहीं होने वाला है और उसके सारे प्रतिबिंब अब अलग अलग तरीके से दिखाई देने लगे हैं। चुनावों ने जो नतीजे दिए, जो सबक दिया, अग्निवीर की बात की बिल्कुल ठीक है। अगर सरहद पर जा रहे हैं, इतना बड़ा कारगिल विजय दिवस बन रहा है, वहाँ पर भी इतना लंबा समय अग्निवीर को दिया प्रधानमंत्री मोदी ने बोलते वक्त, अग्निपथ योजना को जस्टिफाई करने की, न्याय संगत ठहराने की, उसकी विशेषताओं की कि कैसे एवरेज एज हमारी सेना की ज़्यादा है दुनिया के मुकाबले और इसलिए अग्निवीर आई, और वो है कि रोटेशन नहीं होगा तो कैसे ज़्यादा युवा होंगे। लेकिन उसका जो विरोध था कि अग्निवीर भविष्य को कैसे तलाशेंगे, तो राज्य की सरकारें उनको जगह, और ये दिखाई देगा। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रही चुनाव में। तीसरा जो बड़ा मुद्दा चुनाव में रहा, जाति वाला और आरक्षण वाला, उसका तोड़ अभी भी भाजपा नहीं ढूंढ पाई है, वो ढूंढेगी। क्या राहुल गांधी समूचे विपक्ष के नेता बन पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है और अभी आसान नहीं है। अभी कोई भी विपक्ष का नेता एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी अखिलेश को नेता नहीं मानेंगी, अखिलेश ममता बनर्जी को नहीं मानेंगे, राहुल गांधी को ममता और अखिलेश दोनों नेता नहीं मानेंगे। अखिलेश तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारी पिछलग्गू होने की वजह से कांग्रेस को फायदा मिला और अभी तो नेता मैं ही हूँ, और अखिलेश का सारा बर्ताव भी वैसा ही है। वो राहुल गांधी से बड़ा नेता खुद को मान रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और वो ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस को नई जमीन अगर उत्तर प्रदेश में मिली भी है तो मेरी वजह से मिली है। लेकिन अगर राहुल का जिस तरह सत्ता ने सबक लिया और वो बेरोजगारी और अग्निवीर के मुद्दे पर काम कर रही है, वैसे ही कांग्रेस ने शायद, खासतौर पर राहुल गांधी ने, उनकी जो व्यक्तिगत आलोचना होती थी रिलक्टेंट पॉलिटिशियन वाली, अनुच्छिक राजनीतिज्ञ वाली, उससे सबक लेकर खुद को ज़्यादा गंभीर राजनीतिज्ञ बताने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। विदेश नहीं गए हैं, छुट्टी पर नहीं गए हैं, सक्रिय बने रह रहे हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं। ऐसा वो पहले भी करते थे, लेकिन वो इन प्रतीकों को छूकर गायब हो जाते थे। केवल प्रतीकों को छूकर आप गायब हो जाएंगे तो राजनीति में वो मुकाम नहीं हासिल करेंगे जो आप करना चाहते हैं। ये सबक भी अगर मिल गया है, लेकिन जो मैंने पिछली बार कहा था उसको दोहराऊंगा, क्योंकि वो जब तक होता नहीं है तब तक उसको दोहराया ही जाएगा। केवल राहुल गांधी के मजबूत होने से कांग्रेस मजबूत नहीं होगा। नेता भी मजबूत चाहिए और संगठन भी मजबूत चाहिए।
आगे का रास्ता यहां से उस आधार पर तय होगा कांग्रेस का कि क्या संगठन भी उतना ही मजबूत कांग्रेस का हो पाएगा। फिर उसके आगे वो सवाल आएगा कि क्या कांग्रेस समूचे विपक्ष को नेतृत्व दे पाएगी। ये लंबा रास्ता अभी कांग्रेस को और खुद राहुल गांधी को तय करना है। ये हम बात आप कह रहे हैं जी। निश्चित रूप से अभी जो मौजूदा विपक्ष है उसका कोई सर्वमान्य नेता अभी तक बन नहीं पाया है, इसमें कोई किसी तरह का शक या शुबह नहीं है। आमतौर पर विपक्षी दलों के साथ ये हमेशा रहा है कि उनका सर्वमान्य नेता बनने में दिक्कत होती रही। जब कांग्रेस शासन में थी तब विपक्ष के दो धड़े थे। एक धड़ा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दल थे, उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी थे। दूसरा धड़ा था जिसमें ये सारी मंडलवादी और सामाजिक न्याय की पार्टियां थी, जिनके नेता कभी चौधरी देवीलाल और देवगौड़ा इस तरह। लेकिन उसके बाद कालांतर में विपक्ष के नेता अटल जी बन गए गैर कांग्रेसी राजनीति के, और 2014 में मोदी जी स्वीकार हुए गैर कांग्रेसी राजनीति के नेता के रूप में, खास करके भाजपा। उसका कारण क्या है? जो नेता जिसकी अखिल भारतीय स्वीकार्यता हो जाती है नंबर एक, और जो दूसरे दलों को, क्षेत्रीय दलों को लगता है कि उनके वोट में भी कुछ ऐड कर सकता है, वो स्वीकार्य होता है। अटल जी इसीलिए स्वीकार्य हुए थे कि क्षेत्रीय दलों को, उस समय जो उनके साथ क्षेत्रीय दल थे, सबको लगता था अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कुछ वोट हमको और मिलेगा। इसी तरह मोदी जी स्वीकार्य हुए कि मोदी जी के नाम पर जो क्षेत्रीय दल हैं एनडीए में, उनका अपना वोट तो है, लेकिन मोदी जी के नाम पे भी कुछ वोट मिलेगा। राहुल गांधी उस दिशा में चल रहे हैं, अखिल भारतीय स्वीकार्यता उनकी हो जाए और उनके नाम पर लोग वोट देने लगे। इस बार चुनाव में ये चीज़ कहीं कहीं दिखाई पड़ी है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो माइनॉरिटी वोट और दलित वोट जो एकजुट हुआ इंडिया गठबंधन के पीछे, उसका बहुत बड़ा कारण राहुल गांधी की स्वीकार्यता रही है। और ये बात तमाम सारे सर्वेक्षणों में भी आई है, जिसमें CSDS का सर्वे जो लेटेस्ट आया कि 36% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और 34% लोग मोदी जी को। तो ये लेकिन जैसा जयदीप जी कह रहे हैं, रास्ता लंबा है, और लंबा खाली राहुल गांधी के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि उसको उन राज्यों में अपने कील कांटे दुरुस्त करने जहां उसका कोई सहयोगी दल नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, आपका ये दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, ये जहां ये बिना सहयोगी दलों वाली कांग्रेस लड़ रही है, यहाँ उसको अपने कील कांटे पहले दुरुस्त करने पड़ेंगे, बजाय कि उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल में अपने को मजबूत करने की कोशिश करके सहयोगी दलों में एक आशंका पैदा करें। ये मैं पूर्ण जी मैं आ रहा हूँ सर। अभी जो विपक्ष में जो बिखराव की बात सब कही है, सर ने बोली, तो वो जो बिखराव दिख रहा है वो उनके अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर दिख रहा है। जैसे अब ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में उनका शामिल होना, तो नीति आयोग की बैठक में वो एक ऐसा फोरम है जहाँ की वो अपने स्टेट से जुड़ी हुई डिमांड्स रख सकती हैं, और वो डिमांड उनके अपने पॉलिटिक्स के लिए बैक होम काम आएगा। वैसे ही हेमंत सोरेन है, वो झारखंड अभी इलेक्शन में जाने वाला है। हेमंत सोरेन अपनी डिमांड जो झारखंड से रिलेटेड है वो उस फोरम पे रख सकते हैं। तो वो एक ऐसा फोरम है जिसको कि प्योरली पॉलिटिकल नहीं माना जा सकता है, उसके दूसरे पहलू भी हैं नीति आयोग में शामिल होने के। तो विपक्ष में बिखराव की तरह हम उसको ना देखें। हर पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में जो है वो अपना अपना राजनीतिक ग्राउंड भी तो देख रही है ना, तो उसको कैसे वो समेटेगी, कंसोलिडेट करेगी। इस वजह से थोड़ा उनका अलग अलग मुद्दों पे स्टैंड अलग है, लेकिन जो मेजर मुद्दे थे, जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था, जो फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा बीच में एक्टिव हो गई थी, उसको लेकर के विपक्ष बिल्कुल एकजुट है। इसमें हमें कहीं कोई बिखराव नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, बिखराव इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर, आप तो जो बोल रहे थे उसमें ही जोड़ देता हूँ। बिखराव इसलिए कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ राकेश सर आपके पास भी, क्योंकि ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के पहले से उनकी पार्टी जो है वो अलग थलग पड़ी दिख रही थी। उसकी अपनी नैतिक मजबूरी है, वो कांग्रेस के साथ भी नहीं दिखना चाहती, स्थानीय तौर पर वहाँ पर एक दूसरे का सिरपुटवल चलता रहता है। वाम दलों के साथ वो बिल्कुल नहीं दिखना चाहती, उनको तो हराकर, उनसे लड़ाई लड़कर तो वो आई थी बंगाल की सत्ता में। तो वो एक प्रोजेक्शन तो लगातार टीएमसी की तरफ से हो रहा है, एक उदाहरण के तौर पर मैं दे रहा हूँ। तो ये परिस्थिति तो सब जगह है। देखिए, अभी बहुत सारे मित्रों ने जो बातें कही हैं, जगदीप भाई जो कह रहे थे, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। इस चीज़ को हम व्यक्तियों पर बहुत ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, उसको छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है नरेंद्र मोदी में कोई बॉलीवुड के बड़े सितारे थे कि जनता इसलिए हो गई। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का मतलब, जिसको लीडर मानते हैं तो मानते हैं कि ये इसने परफॉर्म किया है और उसके काम के बूते उनको एक उम्मीद जगती है कि ये आदमी ऑनेस्ट है और इसको समझ है और देश को सही तरफ ले जाएगा, इसलिए व्यक्ति जाता है। कोई व्यक्तिगत आकर्षण नहीं है किसी का। और राजनीति में जो आप सवाल कर रहे थे, मैं देखिए कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ है, आज से नहीं, इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, वो कोई वैचारिक दिक्कत नहीं है,
वो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं। जैसे अभी ये बिल्कुल सही है कि CSDS में एक जो कहा उसमें कि उत्तर प्रदेश में राहुल मोदी से ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये CSDS का आया था। अब आप ये बात जो है, अगर ये सच है तो ये क्या संकेत देती है? मैं जिसको बहुत पहले से भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ, बहुत पहले जब कर्नाटक का चुनाव आया था उस दिन मैं एक चैनल पर था और मैंने ये कहा था कि कर्नाटक का जो मैसेज है ये बीजेपी के लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना क्षेत्रीय पार्टियों के लिए, क्योंकि माइनॉरिटी पहली बार बाबरी विध्वंस के बाद पहली बार कांग्रेस की तरफ लौटी है और माइनॉरिटी को रीजनल पॉलिटिक्स से उतना लेना देना नहीं है जितना उसको एक नेशनल पॉलिटिक्स। उसको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन जा सकता है, और मैं हमेशा कहता था कि ये सिर्फ कांग्रेस ही जा सकती है। और आज भी जब मैंने आपके कई शो में ये बात कही है, कांग्रेस को अगर 240 जो आज की बीजेपी है उतना भी पहुंचने के लिए उसे क्षेत्रीय दलों के साथ लड़ना पड़ेगा, समझौते से नहीं हो सकता। मैं आपको फिर उदाहरण दूं जिसको मैंने कई बार कहा, 4 स्विंग स्टेट मैंने आपके यहाँ कहा था, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 4 में 210 सीटें होती हैं। 210 सीटों में से जब तक मैंने आपके यहाँ ही कहा था कि जब तक कांग्रेस कम से कम आधी सीटों पर नहीं लड़ती, यानी 100 सीटों पर कांग्रेस नहीं लड़ेगी, कांग्रेस किसी भी कीमत पर 240 नहीं पहुंचेगी। और नतीजा क्या हुआ पिछले इलेक्शन में, जिसको बड़ा आप इंडिया अलायंस का सौहार्दपूर्ण मान रहे हैं, ममता बनर्जी ने कोई सीट नहीं दी थी। बिहार में कितनी मिली थी? 9, 17 उत्तर प्रदेश, 17 महाराष्ट्र, कितनी हुई? 34, 9, 43। 210 में अगर 43 सीट कांग्रेस को मिलेगी, मैं कहता हूं, तो नतीजा क्या होगा? कहां से कांग्रेस फिर लेके आ पाएगी? ये दिवा स्वप्न लोग भूल जाएं। भैया हारी तो ही है ना। लोग ये सोच लें कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस बिल्कुल थम्पिंग मेजॉरिटी में आ जाएगी, जो बीजेपी का स्कोर है वो कांग्रेस का आ जाएगा, गुजरात में बिल्कुल 80% आ जाएगा। गलत चीज़ है। बीजेपी कहीं जीरो पर नहीं जाने वाली है। बीजेपी के जो गढ़ हैं जो वहाँ पे है, वहाँ कमज़ोर हो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, साउथ में कांग्रेस अपने चरम पर है, जहाँ थी वहाँ थी। कहाँ से आ पाएंगे? अगर ये 210 सीटें और अगर दिल्ली को भी जोड़ लें और पंजाब को भी जोड़ लें तो ये 220-230 सीटें होती हैं। इन 230 सीटों में उत्तर प्रदेश में अखिलेश ये सोच रहे हैं कि मेरे नाते कांग्रेस को, हकीकत अंदर ये है कि दलित समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं लौटा है, वो कांग्रेस की तरफ लौटा है। ये सच है जो भी विनोद जी कह रहे थे, और यही कर्नाटक में है। आप नेशनल फिगर देखिए ना, वो कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। लेकिन फिर वही होगा कि ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये सब कांग्रेस का पेट फाड़ के निकली हैं। ये कांग्रेस को उतना ही स्पेस देंगी जब तक उनके अस्तित्व पर खतरा नहीं आएगा, क्योंकि वो साझा वोट है। माइनॉरिटी वोट बीजेपी के पास नहीं है। माइनॉरिटी वोट जो भी है रीजनल पार्टी के पास जो गया था, जहाँ जो भी समीकरण हुए हैं, वो कांग्रेस को छोड़ करके गया था। दलित कांग्रेस को छोड़ करके गया था मायावती या कांसीराम के साथ। आज भी मायावती का वोट वहाँ है। उसमें से भी जो कुछ आया है वो कांग्रेस के नाते आया है। और मैं खुद इस बात को कहता हूँ कि बीजेपी की नेचुरल, उसका जिसको कहते हैं विकल्प, कांग्रेस ही है। लेकिन कांग्रेस तब होगी, बता दूं आपको, कि जो 2004 में सबसे कम कांग्रेस की सीटें तो शायद 142 या 144 सीटें थी, तब सरकार आपकी चली थी। और वो भी कैसे चली? बाकायदा मनमोहन सिंह किस तरह चला ले गए थे। दोबारा तो 208 आई। याद कीजिए, न्यायाधीशों के ट्रांसफर, रेल मंत्री, रेल बजट बनवाया मनमोहन सिंह ने, और ममता ने कहा बर्खास्त कर दो इसको। मनमोहन सिंह को कहना चाहिए था कि मैं इस्तीफा देता हूं, लेकिन बजट तो मैंने बनवाया, मैंने देखा इसको, लेकिन मजबूरी में करना पड़ा। तो 143 पर आपकी यह स्थिति थी। आज की तारीख में जो विपक्ष के नेता राहुल हुए हैं, अंदर की खबर यह है कि ममता बनर्जी कहती हैं कि नहीं, वो कांग्रेस के नेता हो सकते हैं, संयुक्त विपक्ष, टीएमसी के नेता नहीं हो सकते हैं। और ये दो बाकायदा ये अंदर चर्चा भी हुई है कि भाई हर इशू पर, यूपी के इशू पर अखिलेश बोलेंगे, नॉट राहुल।
मतलब ये सब चीज़ें आपस में चल रही हैं। और मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, अगर रीजनल पार्टी है 4 स्टेट में, बता रहा हूँ, अगर 4 स्टेट में रीजनल पार्टीज कांग्रेस को बराबर लड़ने का, कम से कम पार्लियामेंट के इलेक्शन में मौका नहीं देती हैं, तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है। कांग्रेस को उन ताकतों से लड़ना पड़ेगा जिन ताकतों ने कांग्रेस को बाहर किया, और जिन ताकतों के पास आज भी कांग्रेस का वोट बैंक है। क्योंकि ये तो तय है कि भैया माइनॉरिटी में या तो अखिलेश की तरफ जाए, आप दोनों मिलेंगे तो कितने पर, बराबरी पर मिलेंगे क्या। 2017 में मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, जब राहुल गांधी जी खुद ये मुंह से कह चुके थे कि 19 में आई मे बी द पीएम, ये स्वीकार किया था। जब आप प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे थे, तब आप 2017 में सिर्फ आपने उत्तर प्रदेश में 100 सीटें मांगी थी अखिलेश से। सोचिए, 400 में 100 सीटें आप मांग रहे थे, तो 17 में आपने 100 सीटें मांगी थी, अब जाकर के वो 17 हुई हैं। तो क्या 2029 में आप बराबर 250 सीटों पर लड़ेंगे, 200 सीटों पर? बहुत अहम बात है। तो नहीं, होगा मतलब कि नहीं होगा? हाँ, वो होगा कि नहीं होगा, वो भी बात है। 27 राकेश सर, अगर जिस तरीके से रामकृपाल सर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता को लेकर संयुक्त विपक्ष में जो चीज़ें हैं, तो वो तो बीजेपी के लिए एक तरीके से अच्छी खबर है। फिर बीजेपी को तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मंचों पर आप भाषण दे देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, सब कुछ अच्छा है। सदन के अंदर तो सब अपने अपनी लाइन लेकर साइड हो जा रहे हैं। रामकृपाल जी ने जो कहा और विनोद जी ने जो कहा, दोनों को संयुक्त रूप से देखिए तो ये सच्चाई है कि राहुल गांधी सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार होने में जो सबसे बड़ी बाधा है, वो बाधा ये है कि राहुल गांधी जितना आगे बढ़ेंगे उतने ही क्षेत्रीय दल कमज़ोर होंगे। और अभी जो विनोद जी ने कहा सही है कि जब तक आप वोट एसोसिएट नहीं करते, यानी किसी दूसरे दल को आप दिला नहीं सकते, तब तक आपके साथ कोई जुड़ेगा नहीं। और कांग्रेस जितना मजबूत होगी, क्षेत्रीय दल कमज़ोर होंगे। अभी इसलिए सपा और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में चल रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट को ले गए हैं। जिस दिन समाजवादी पार्टी का वोट कटने की नौबत आएगी, उस दिन अखिलेश अलग हो जाएंगे। इसी तरह से ममता इसलिए नहीं जुड़ रही क्योंकि ममता वामदल और कांग्रेस को क्यों मजबूत होने देना चाहेगी पश्चिम बंगाल में? उसको तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को सामने रखने से है ना, क्योंकि जब तक सांप्रदायिक का मुद्दा नहीं आएगा तब तक ममता के साथ ओबीसी ममता के साथ अल्पसंख्यक नहीं जाएगा और ममता मजबूत नहीं होगी। इसी तरह से तमाम राज्यों में आप देखिए जहां क्षेत्रीय दल हैं, जैसे हेमंत सोरेन भले ही साथ में दिख रहे हों, पर हेमंत सोरेन क्यों कांग्रेस को स्पेस देंगे वहाँ पे? झारखंड में तो वही अपने आप को नेता स्थापित करेंगे। आरजेडी वहाँ पे मांगने के बाद भी कम सीटें देती है। लालू आज भी स्वीकार नहीं कर रहे कांग्रेस का नेतृत्व, वो सोनिया जी से मिलते हैं, राहुल से नहीं मिलते। तो ये तमाम जो विषय हैं वो जता रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए अभी बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, और जितना वो चढ़ेंगे उतने ही वो अकेले होते जाएंगे। यानी कांग्रेस का जो गठबंधन है, 2004 में भी जो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी, तो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो सीपीएम की थी। हरकिशन सिंह सुरजीत सभी दलों को साथ में लेके आए और सबको जब विश्वास दिलवाए तब उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार किया। ठीक है, कांग्रेस की पहल नहीं थी कि आप हमारे साथ आइए, हमारा नेतृत्व स्वीकार करिए। तो इस बार भी कांग्रेस ये पहल कर रही है, लेकिन कांग्रेस बच के पहल कर रही, क्योंकि उसको पता है कि यदि हम नेतृत्व की बात खुल के करेंगे तो क्षेत्रीय दल हमसे दूर हो जाएंगे और हम फिर अकेले खड़े हुए दिखेंगे। ये बात है। समीर सर, तो आगे रणनीति किस तरीके से रहेगी? मतलब क्या स्टेप्स लेने होंगे? राहुल गांधी ठीक है, राहुल गांधी है, विपक्ष है, अपनी जगह पर सारी मजबूती दिखा रहे हैं, सवाल हो रहा है। लेकिन एक बात मैं आप सबसे लगभग जानना चाह रहा था, क्योंकि जिस तरीके से सदन में तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, खास करके किरेन रिजिजू सामने आए, उन्होंने कहा गाली गलौज तक की बात आ जाती है, या एक ठसक दिखाने की कोशिश हो रही है कि हमारे नंबर बढ़ गए तो हम किसी भी स्थिति में जा सकते हैं, कोई भी लहजा अख्तियार कर सकते हैं। ये कितना उचित है, कम से कम लोकसभा के लिहाज से? देखिए, 10 साल का जो उनका अनुभव रहा है विपक्ष का सदन के अंदर, जिस तरीके से उनका मतलब सीटों की संख्या बहुत कम थी, और अब जिस तरीके से उन्हें उम्मीदों से ज़्यादा सीटें मिली, तो विपक्ष बताना चाहता है कि भले ही सरकार ने गठबंधन की सरकार बना ली है, लेकिन अब हम इतने भी कमज़ोर नहीं है कि हमें बहुत आसानी से आप खारिज कर दो। अब हम इतने भी कमज़ोर नहीं है कि कभी भी स्पीकर चाहे तो हमें बाहर कर दे। आज विपक्ष में एक संयुक्त आवाज़ है, और मुझे लगता है कि विपक्ष इस बात को समझ रहा है कि हम इकट्ठे होकर कोई मुद्दा सदन में उठाएंगे तो सरकार के लिए उसका जवाब देना मजबूरी होगा। अब विपक्ष ये कह नहीं सकता कि भाई कांग्रेस को तो विपक्ष नेता बनने लायक सीटें नहीं मिली, अखिलेश यादव को तो 2 सीटें नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की सीटें सरकार के लिए भी एक चुनौती है, जिस तरीके से लगातार मिला हुआ है। लेकिन अब कांग्रेस के जहाँ तक भविष्य का सवाल है, मुझे लग रहा है कि जहाँ तक सहयोगी दल कांग्रेस के
कि जो कमजोर होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी जहां पर मजबूत है वहां कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ना है, वहां पर सहयोगी दल कांग्रेस को बचा नहीं सकते। जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है, अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने में और कांग्रेस अपने संगठन के दम पर चुनौती पेश करके अगर सीटें जीतने की स्थिति में आती है, तो मुझे लग रहा है ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती है। जैसे राजस्थान के अंदर आप देखोगे इतनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी वहां पर है, प्रदेश सरकार में इतना बेहतर प्रदर्शन किया, उसके बाद अगर 11 सीटें कांग्रेस वहां जीत जाती है, विपक्ष अगर जीत जाता है तो ये एक चुनौती है। मध्य प्रदेश में हालांकि एक भी सीट अगर जीत नहीं पाई कांग्रेस, तो भारतीय जनता पार्टी जहां मजबूत है वहां कांग्रेस को आने से भारतीय जनता पार्टी को रोकना होगा। विपक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक चुनौती है कांग्रेस के रूप में। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लिए भी लंबी लड़ाई रहने वाली है, लेकिन राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरीके से इस बार उन्हें एक चमत्कारिक समर्थन मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, विपक्ष को भी मिला। अखिलेश यादव उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वो 37 सीटों पर चले जाएंगे, ममता बनर्जी इस बात की उम्मीद नहीं कर सकती थी कि वो 29 सीटों पर चली जाएगी। तो जिस तरीके से उन्हें समर्थन मिला है विपक्ष के लोगों को, और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस को 13 सीटें मिल गई, शरद पवार 8 सीटों पर आ गए जिनको एक सीट जीतने की उम्मीद की जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी जो मान के चल रही थी कि 48 में से हम लगभग 30 सीटें खुद जीत जाएंगे, वो आज 9 सीटों पर टिक गई है। तो मुझे लग रहा है इस प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती है, लेकिन विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो इस मोमेंटम को कैसे बना के रखता है। विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है, अभी हरियाणा का है, झारखंड का है। क्या झारखंड में हेमंत सोरेन और कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन बहुत अच्छे से होगा, माले का मिलकर चुनाव लड़ते हैं, वहां क्या वो भारतीय जनता पार्टी से सत्ता बचा सकते हैं और खुद अपने पास वापिस सरकार बनाते हैं? महाराष्ट्र में क्या एकनाथ शिंदे को सत्ता से बेदखल करने की स्थिति में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस मिलकर लड़ पाते हैं? तो सिर्फ लोकसभा के साथ साथ अभी प्रदेश के चुनाव में भी इनका प्रदर्शन कैसे रहता है, यह भी आने वाले भविष्य की राजनीति केंद्र की तय करेगी कि गठबंधन में मिलकर या भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में कहां पहुंच पाते हैं। तो अभी लड़ाई लंबी है। विपक्ष को लग रहा है कि जिस तरीके से समर्थन मिला है, तो शुरुआत इस बार 2024 की 10 साल बाद एक बेहतर शुरुआत उनके लिए हुई है, तो वो उत्साहित है। ये जन समर्थन को जो जितना भी इनको मिला है उसको वो कितना आगे लेकर जाते हैं, ये 5 साल के उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो सरकार को किस तरीके से करते हैं, प्रदेश में संगठन अपना कैसा मजबूत करते हैं, और तमाम वैचारिक मतभेद होने के बाद भी आपस में किस तरीके से वो एकजुट होकर बीजेपी को रोकने का काम करते हैं और आपस में सामंजस्य बनाकर चलते हैं। ये देखने वाली बात होगी। इसी पर इंडिया गठबंधन का भविष्य निर्भर करेगा। इसी पर भविष्य निर्भर करेगा। जी पूर्णिमा, जल्दी से करूंगी, जो कांग्रेस और रीजनल पार्टीज के आपस में जो इक्वेशन की बात हो रही है, तो जैसे कि हमने महाराष्ट्र में देखा था, बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन था वो बड़े भाई छोटे भाई की तरह था। जब स्टेट की बात आती थी, स्टेट इलेक्शन, शिवसेना उसमें बड़े भाई की भूमिका में आ जाती थी, लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ जाती थी। तो कांग्रेस जब मजबूत अपने आप को ऐसे स्टेट्स में करेगी जहां डायरेक्ट बीजेपी से मुकाबला है, तो फिर रीजनल पार्टीज उसको अकोमोडेट करने के लिए ज़्यादा विलिंग हो जाएंगे, और कांग्रेस को अब अपने आप को उन्हीं स्टेट्स में मजबूत करने की ज़रूरत है। तब ये होगा कि जब लोकसभा के इलेक्शन की बात आएगी तो उसको वेटेज मिल जाएगा, जब विधानसभा इलेक्शन की बात आएगी, जैसे झारखंड है, महाराष्ट्र है, तो वहाँ कांग्रेस को अपने आप को एडजस्ट करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। तो वो जो वहाँ की पार्टीज हैं उनको वेटेज ज़्यादा मिलेगा और कांग्रेस उसमें जूनियर भूमिका में आ जाएगी। तो ये बैलेंस जब आ जाएगा तो ये गठबंधन मजबूत रहेगा और चलेगा, आराम से चलेगा। नहीं, लेकिन विनोद साहब बहुत जल्दी से मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि जो बात पूर्णिमा जी कह रही हैं, नहीं जो पूर्णिमा जी कह रही हैं उस पर ही, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी है, उधर ममता बनर्जी है, सबका अपना अपना क्षेत्रीय छत्रा पे सबका अपना अपना होल्ड है, वो क्यों कांग्रेस को दखल देने देंगे? और बात लोकसभा की ही करें तो बड़ा दिल दिखाकर तो कांग्रेस 99 सीटों पर भले आ गई पूरे देश भर में सीटें जीतकर, लेकिन जितनी बड़ी पार्टी है, जितनी पुरानी पार्टी है, उस लिहाज से जहां पर जितनी सीटों पर जाना चाहिए था उसको लेकर के भी सवाल होते हैं कि उस लेवल पर जाना चाहिए। ठीक है, अभी वापस खोई ज़मीन तलाश रहे हैं, आगे जाएंगे, लेकिन क्षेत्रीय छतरा आप अपने क्षेत्र में क्यों घुसने देंगे? और ममता तो सीधा उदाहरण है, वो तो बार बार टकराव दिखा रही है। घुसना भी नहीं चाहिए क्षेत्रीय दलों के इलाके में। कांग्रेस को पहले जो, जहां मैंने पहले भी कहा था, जहां उसका सीधे बीजेपी से मुकाबला है वहां उसको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में बीजेपी शून्य कभी नहीं होगी, लेकिन अगर बीजेपी को आधे पे भी ले आती है कांग्रेस तो कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। इसी तरह गुजरात में 1 सीट जीती है कांग्रेस इस बार, आश्चर्यजनक रूप से, उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन अगर गुजरात में 2009 में गुजरात में कम से कम 8 या 9 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी। तो अगर कांग्रेस इन राज्यों में पहले अपने को मजबूत करे तब वो कम से कम 150 या 150 सीटों तक पहुंच सकती है, अगर इन राज्यों में मजबूत कर रही। उसके बाद आप क्षेत्रीय दलों के साथ बार्गेन करिए, बातचीत करिए। आपके थैले में कुछ सौदा होगा तभी तो दूसरा आपसे बातचीत करेगा। वो कांग्रेस की चुनौती है। कांग्रेस अभी उत्तर प्रदेश में अगर कोशिश करने लगेगी तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव को दिक्कत होगी।
अब बिहार में आरजेडी को दिक्कत होगी। अभी महाराष्ट्र में जब नाना पटोले ने कहा कि हमारे 12-13 सांसद आ गए हैं जीत करके, तो मुख्यमंत्री हमारा होगा, इस पर तुरंत राहुल गांधी ने उनको डांट लगाई। उसके बाद चुप हो गए कि खबरदार, हम जो है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो जबकि उनकी सीटें कम है लोकसभा में। तो कुल मिला के कांग्रेस को ये रणनीति अपनानी पड़ेगी। और एक बात मैं कहूँगा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दोनों का फर्क है क्षेत्रीय दलों के साथ। बीजेपी जब किसी क्षेत्रीय दल से गठबंधन करती है तो उसकी जमीन चर जाती है, उसको निपटा देती है और खुद पैन स्टेट पार्टी बन जाती है। बिहार देख लीजिए, नीतीश कुमार के सहारे आगे बढ़ी, आज नीतीश कुमार जूनियर पार्टनर है। हरियाणा में चौटाला साफ हो गए, महाराष्ट्र में शिवसेना आधी से ज़्यादा 2 हिस्सों में बट गई। अब जहाँ भी देखिए, उत्तर प्रदेश में मायावती साफ हो गई, उड़ीसा में नवीन पटनायक साफ हो गए। जिसने बीजेपी से अलायंस किया वो अपनी ज़मीन खो देता है और बीजेपी आगे बढ़ जाती है। कांग्रेस का उल्टा है, कांग्रेस अलायंस करती है, अपनी ज़मीन दे देती है और खिसकती जाती है। आप बिहार देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए। तमिलनाडु नहीं, सबक नहीं, उसका कारण है कि ज़मीन बीजेपी पास थी नहीं। बीजेपी तो ज़मीन लेती, कांग्रेस पास ज़मीन थी भाई, पुराने जमींदारों ने ज़मीन दी है ना, नए जमींदारों ने थोड़ी दी, नए वाले तो लेते हैं। तो नहीं, खाद नहीं, भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती है क्षेत्रीय दलों की जमीन को, जैसे न्यू रिच करता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। होता क्या है कि कांग्रेस से क्षेत्रीय दलों ने अपनी ताकत बनाई, वही कह रहा हूँ, और बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों से वो ताकत ले ली। इसीलिए कभी भी कहीं भी आप देखो, ऊपर से बंगाल से लेकर के जहां जहां है, कभी बीजेपी वहां सत्ता में नहीं रही। जो भी रहा तो मैं कह रहा हूँ, तो जमीन तो उसी की जाएगी, इसको जमीन होगी तो लागू हो रहा है ना, वो तो हाई एनर्जी लेवल से लो पे होगा, हाई कंसंट्रेशन। कांग्रेस दे रही है, बीजेपी ले रही है। पुराने जमींदार ही तो जमीन तो जमींदारों से ली गई ना, रजवाड़ों से राजे लिए गए। तो ये बीजेपी न्यू रिच है, कांग्रेस उस पुराने जो जमींदार टाइप से हवेली है ये। तो क्षेत्रीय दलों के लिए भारतीय जनता पार्टी संक्रामक है। जो क्षेत्रीय दल उसके संक्रमण में आए, उसके परिधि में आए, वो संक्रमित हुए। महबूबा मुफ्ती, मायावती, जेडीएस, चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, जो भी आए, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, सब पर शिवसेना, तो जो भी क्षेत्रीय दल उसके संपर्क में आया वो संक्रमित हुआ। फिर कांग्रेस भी उसको छूने से डरती है और दूसरे दल भी उसको छूने से डरते हैं। तो सबसे मूल बात यह है कि उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी गुड़ की तरह दिखती है, जिसकी तरफ सारे दल खींचे हुए चले जाते हैं। कारण कांग्रेस यही है कि उसके पास खाद है, तुम्हारे पास जमीन है, दोनों मिलके वहां राजनीतिक फसल पैदा करते हैं। बीजेपी अभी भी गुड़ बनी हुई है सर, जल्दी से। पश्चिम बंगाल की जहाँ तक बात हो रही है, पश्चिम बंगाल के रिजल्ट का एनालिसिस करिए आप इस बार का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्यों कम हुई, 18 से 12 पे क्यों आई? पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और उसका वोट बढ़ा है, सीट नहीं आई। तो लेफ्ट का जो वोट बीजेपी के साथ चला गया था वो वापस लेफ्ट की तरफ लौटा है, इसलिए सीट भले ना आई हो, वोट बढ़ा। तो ममता बनर्जी की यही ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी है कि वो कांग्रेस और लेफ्ट को साथ ले लेगी तो बीजेपी को ताकत मिल जाएगी वहाँ, क्योंकि जो एंटी ममता वोट है वो सीधे सीधे बीजेपी के साथ चला जाएगा। बीजेपी जिस तरीके से राकेश जी ने कहा, जदीप सर, गुड़ की तरह तो दिख रही है, सब उसी के पास आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस वो गुड़ वाला रस जो है अपने अंदर क्यों नहीं ला पा रही है? लग रहा है कि अब धीरे धीरे वो बन रहा है। देखिए, अब ये राजनीति यहाँ से आगे बहुत दिलचस्प मोड़ लेगी जो हमने बात की। और अपन चूंकि बजट सत्र का जो ये संसद सत्र हुआ उससे बात शुरू कर रहे थे, अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह का भाषण दिया है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम खराब होने वाला है, तो कुर्सी की पेटी सारे दलों ने बांध ली और सबको पता है कि आगे आने वाली जो यात्रा है वो सभी के लिए आसान नहीं है। कुर्सी की पेटी बांध के, कमर कस के अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और हमारी जो सारे पत्रकार जो बहुत अनुभवी हैं और बहुत करीब से इस राजनीति को देखते हैं, सबका अगर एक निचोड़ निकालना चाहे तो वो यही निकलता है कि सभी दलों को समझ में आ गया है कि आसानी से बैठकर वोट 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली, इलेक्शन मोड में रहने वाली भाजपा भी सक्रिय हुई है, उनने भी सबक लिया है। और जो विपक्षी दल सोचते थे कि यार ये इतना महाकाय हो चुका है, विराट स्वरूप हो चुका है भाजपा और मोदी का कि इसको हराया ही नहीं जा सकता, उनको लगा नहीं इनको तो उनको एक संजीवनी मिली है। अब ये सभी लोग इस सक्रियता के साथ क्या दिशा लेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, हर एक के लिए, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो जो कांग्रेस से ऊर्जा लेके उतने बड़े हो गए जितने वो आज हैं, चाहे भाजपा हो जिससे अब क्षेत्रीय दलों का थोड़ा थोड़ा मोह भंग हो रहा है और उनको लगने लगा ये हमारा अस्तित्व ही खा जाते हैं, ये सभी के ही अस्तित्व का ही सवाल है। और अब ये अस्तित्व की लड़ाई नए मोड़ पर आ चुकी है।
नए मोड़ पर भी आ चुकी है और मुझे लगता है कि लड़ाई अभी जिस तरीके से आप सबने ही कहा है कि और दिलचस्प होती हुई दिखेगी, खास करके सदन के अंदर। और जो एक बार बात होती थी कि मजबूत विपक्ष होगा तो दबाव होगा, चीज़ें उस तरीके से होंगी, विपक्ष के सवाल होंगे तो उसका जवाब भी उस तरीके से आएगा। लगभग वो तस्वीर दिख भी रही है और उम्मीद करेंगे कि कम से कम तमाम बहस और नोकझोंक के बीच जो संसद है, सदन है, वो उसी तरीके से चलता रहे और आम जनता के काम होते रहे, जो हम सब की एक राय है और तमाम जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं यहाँ पर मौजूद सबकी यही राय है। आप भी अपने कमेंट जरूर आकर हमें बताइएगा, आपको क्या लगता है जो तमाम बातें हमारे खास मेहमानों ने कही है, और कोई और सवाल है वो भी आकर जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ताकि अगले कार्यक्रम में हम उन सवालों को ले सकें। और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।